पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। देखिए यहाँ पर आपको विलोम शब्द बताना है और यहाँ पर लिखा हुआ है अभिसरण। अभिसरण का विलोम क्या होता है? तो अभिसरण का मतलब होता है, अभिसरण का तात्पर्य उससे है क्या है? अभिसरण होता क्या है? अभिसरण का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है ना। अभिसरण का मतलब होता है दोस्तों, याद रखिएगा, आगे बढ़ना। इसका मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है ना, ये होता है आगे बढ़ना। तो इसका मतलब अभिसरण का जो विलोम होगा पीछे हटना, और पीछे हटना का मतलब होता है अपसरण। अपसरण का मतलब क्या होता है? पीछे हटना। और यहाँ पर राइट आंसर आपका जाएगा बी नंबर के साथ। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 52 नंबर पूछा गया है, सुषुप्त का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? तो सुषुप्त का विलोम क्या होगा? तो सुषुप्त का मतलब होता है सोया हुआ, है ना, और इसका विलोम होगा जागृत, है ना, सोया हुआ। सुषुप्त का मतलब होता है सोया हुआ, जागृत का मतलब होता है जागा हुआ। तो यहाँ पर आंसर लगाएंगे यहाँ पर बी नंबर को। बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे हम बढ़ते हैं। निर्देश यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। 53 एवं 54 के लिए निर्देश दिए गए हैं। सही वाक्यों को आपको बताना है, सही वाक्य को चुनना है। यहाँ पर 53 नंबर बताइए। लिखा हुआ है गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा। और आगे लिखा हुआ है आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा और पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। यहाँ पर देखिए शुद्ध पूछा गया है। यहाँ पर देखिए शुद्ध बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आगामी शब्द का अर्थ होता है आगामी, ठीक है ना। तो आगामी का मतलब क्या होता है? जैसे अगला या भविष्य में होने वाला, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर जाएगा आपका, आगामी रविवार को वो मुंबई जाएगा, ठीक है ना। तो यही वाला आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, विकल्प नंबर आपका सी नंबर। 53 का सी नंबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर सही वाक्य आपका यहाँ पर सी नंबर वाला हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है 54 नंबर में, आपकी आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए जो विकल्प आपका दिया गया है ना, पहला ही वाला, आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। तो निराकरण और समाधान, देखिए निराकरण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? निराकरण का प्रयोग जैसे हम कहें कि शंकाओं का हमेशा निराकरण होता है, निराकरण हो जाना चाहिए, ठीक है ना। शंकाओं का हमेशा क्या होता है? याद रखिएगा, निराकरण होता है। अगर हम समस्याओं की बात करते हैं ना, तो समस्याओं का समाधान होता है। तो समस्याओं का समाधान होता है, इसलिए ये वाला तो किसी हालत में नहीं हो सकता। पहला वाला ही आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपके 55 और 66 नंबर के लिए पूछ बताया गया है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक एक शब्द चुनना है, ठीक है ना। एक शब्द मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे आप पढ़ते हैं ना, वही बताना है। 55 नंबर आपसे पूछा गया, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, ठीक है ना। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, इसके लिए एक शब्द आपका क्या होगा? इसके लिए एक शब्द आपका होगा दिगंबर। क्या होगा? दिगंबर होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। विशंबर का मतलब क्या होता है? विशंबर का मतलब होता है सारे विश्व का पालन करने वाला, अर्थात परमेश्वर, है ना। सारे विश्व का पालन करने वाला यहाँ पर विशंबर आपका कहलाएगा। पैगंबर की अगर हम बात करते हैं, पैगंबर पैगंबर का मतलब क्या होता है? ईश्वर का पैगाम या संदेश सुनाने वाला, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, दिक्पाल की बात करते हैं, तो दिक्पाल का मतलब होता है दिशा का स्वामी, है ना। दिशा का स्वामी यानी दिक्पाल। तो दिशाएं ही जिनके वस्त्र है ना, तो यहाँ पर दिगंबर होगा। राइट आंसर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला, यहां पर देखिए 56 का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? युद्ध की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन दिए गए मुमुक्षु, बहुश्रुत, युयुत्सु और मौक्तिक। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो याद रखिएगा, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका होगा युयुत्सु, ठीक है ना। युयुत्सु होगा। विकल्प नंबर आपका जाएगा यहाँ पर सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है अभी तक। आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा? 57 का जवाब देना है। तो आमलक का तद्भव जो होता है आंवला होता है। क्या होता है? आंवला होता है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा? तिनका का तत्सम शब्द बताना है। तो तिनका का तत्सम क्या होगा? तृण हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो देखिए याद रखिएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं, प्र लगा दीजिएगा, बस आपका आंसर बन गया।
अब जैसे दूध बहुत मीठा है ना, तो वाक्य में जो मीठा शब्द है, जैसे दूध हमने लिख दिया यहाँ पे, दूध बहुत मीठा है, ठीक है ना, दूध क्या है, बहुत मीठा है, ठीक है ना, बहुत मीठा है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मीठा, मीठा तो हमारा विशेषण हो गया, मीठा हमारा क्या हो गया, ये तो आपका विशेषण हो गया, ठीक है ना, मीठा क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। और ठीक है ना, और देखिए मीठा, मीठा विशेषण हो गया, जैसे बहुत, यहाँ पर अगर लिख देते बहुत, बहुत लिखा है ना, बहुत मीठा है, तो बहुत जो है ना, ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, यानी ये प्रविशेषण होगा, ठीक है ना, प्रविशेषण होगा। बहुत लिखा हुआ है, दूध बहुत मीठा है, बहुत को मतलब बहुत लगा दिया गया ना, यही प्रविशेषण होता है। चलो क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, 60 नंबर का जवाब देना है। तो परिश्रमी शब्द में आपका यहाँ पर कौन सा विशेषण का बोध होता है, तो विकल्प यहाँ पर आपका सही होगा गुणवाचक। कौन सा राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर, डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप बोध होता है ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे हमने कहा लोमड़ी बहुत लालची जानवर है, तो लालची शब्द का प्रयोग करके लोमड़ी के स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है। इस प्रकार यही आपका क्या है, गुणवाचक है, तो विकल्प आपका जाएगा यहाँ पर डी नंबर के साथ। मंदिर का पर्यायवाची क्या होगा, मंदिर का देखिए, मंदिर में सभी लोग दर्शन करने जाते हैं ना, तो मंदिर का पर्यायवाची आपको बताना है, 61 नंबर का आंसर क्या होगा। तो मंदिर का पर्यायवाची याद रखिएगा, निर्वाण, परम धाम, ये तो होगा नहीं, ये देवग्रह होगा, ठीक है ना, देवग्रह होगा यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, राइट आंसर आपका हो जाएगा। निर्वाण का पर्यायवाची आपका मुक्ति होगा, मोक्ष होगा, है ना, परधाम होगा, ये सब होते हैं। और अगर हम परम पद की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर भी इसका मोक्ष हो जाएगा, निर्वाण, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, मंदिर का देवग्रह होगा, ठीक है ना, देवग्रह होगा। आगे हम बढ़ते हैं। तृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा, 62 नंबर में जवाब देना है। देखिए तृष्णा, तृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा लिप्सा। ये भी प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया एग्जाम में, तृष्णा का जो पर्यायवाची होता है लिप्सा होता है, ठीक है ना, लिप्सा होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मकरंद, ठीक है ना, तो मकरंद का पर्यायवाची क्या होता है, भ्रमर होता है, भ्रंग होता है, ठीक है ना, मधुप होता है। अगर हम बात करते हैं रसिका की, तो रसिका का पर्यायवाची आपका रसना होता है, क्या है, रसना है आपका। जीव है, ठीक है ना, जीव है, ये सब आपके रसिका के हैं। सहचर की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपका दोस्त, मित्र, है ना, दोस्त आपका आएगा, सहचर में दोस्त हो गया, मित्र आपका हो गया, है ना, दोस्त, मित्र, ये सब आपके पर्यायवाची होते हैं सहचर के। सखा हो गया, है ना, ये सारी चीजें सहचर में आती हैं। आगे हम बढ़ते हैं। राजपुत्र में कौन सा समास है, यहाँ पर देखिए 63 नंबर में जवाब देना है, 63 का आंसर क्या होगा, राजपुत्र, बहुत ही आसान है ना। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, राजा का पुत्र। समास विग्रह अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, राजा का पुत्र। अब देखिए का, की, के, ये कर्ता, यानी आपका ये तत्पुरुष हो जाएगा। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, ये पहला ही वाला होगा, ठीक है ना, पहला वाला ही विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा। सच्चिदानंद, ये शब्द में आपकी संधि कौन सी है, यहाँ पर संधि आपकी कौन सी है, व्यंजन संधि है, ठीक है ना, कौन संधि है, व्यंजन संधि है, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताना है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, 65 का जवाब देना है। तो देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, जुगुप्सा जो होता है किस रस का स्थायी भाव है, तो ये आपका हो जाएगा विभत्स। क्या होगा, विभत्स का स्थायी भाव है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। अद्भुत का विस्मय, भयानक का भय, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। तो यहाँ पर तो आपका विभत्स ही हो जाएगा, पहला ही आपका यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर 66 नंबर में पूछा गया है सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ क्या है। सूरज को दीपक दिखाने का मुहावरे का अर्थ, मतलब एक तरीके से आपको बताना है सूरज को दीपक दिखाने, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर विकल्पों में नजर डालते हैं तो लिखा हुआ है किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, है ना, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका यही वाला होगा, ठीक है, विकल्प नंबर बी वाला होगा, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, यानी सूरज को दीपक दिखाना। देखिए सूरज तो वैसे भी काफी बड़ा प्रकाश देता है, अब उसको दीपक क्या, उसको दीपक दिखाने क्या, तो वही चीज है ना कि किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। जैसे एग्जाम्पल में हमने आपसे कहा कि महात्मा गांधी के सम्मान में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है, तो इस तरीके से आपका वाक्य प्रयोग आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है ना, द्रविड़ परिवार की भाषा बताना है। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा,
द्रविड़ परिवार की भाषा बताना है। 67 का आंसर क्या होगा? तो देखिए ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। द्रविड़ परिवार की जो भाषा है आपकी कन्नड़ होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। द्रविड़ परिवार की मातृभाषाओं की जो संख्या है ना कितनी है? टोटल 153 है। अगर संख्या पूछेगा टोटल तो क्या बताएंगे? 153 है, ठीक है ना। चलो आगे हम बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जो हमारे प्रश्न है ना, निर्देश प्रश्न संख्या 68 और 69 के लिए बात हो रही है और लिखा हुआ है निम्नांकित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। अब जो ये प्रश्न हमारे 68 और 69 वाले हैं ना, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इनमें शुद्ध बताइए भौगोलिक कैसे लिखा जाता है? तो आप कहेंगे भौगोलिक, तो भौगोलिक तो पहले ही वाला विकल्प आपकी नजर में पड़ गया होगा, है ना। पहला वाला ही विकल्प नजर में पड़ गया, समझो यही सही है। तो भौगोलिक कैसे लिखेंगे? इसी प्रकार से लिखा जाता है ना। बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर देखिए लिखा हुआ है, ये भी देखिए आपको वर्तनी बताना है। प्रफुल्लित, है ना। प्रफुल्लित कैसे लिखेंगे? तो प्रफुल्लित का मतलब होता है बहुत अधिक प्रसन्न होना। तो बहुत अधिक प्रसन्न होना यानी प्रफुल्लित, किसी चीज में बहुत ज्यादा खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना। तो यहाँ पर जो इसका राइट वर्तनी होगा ना, विकल्प आपका सी वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 70 नंबर देखते हैं, लिखा हुआ है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। यहाँ पर देखिए सही विकल्प आपको बताना है। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें खाली स्थान, यहीं पे आपको बताना है, भी जगाता है, विवेक भी जगाता है, आत्मविश्वास भी जगाता है, या परिश्रम भी जगाता है, या आत्मबल भी जगाता है। तो देखो सिंपल सी बात है, विवेक परिश्रम आत्मबल तो होगा ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे कि जो स्वावलंबन होता है ना, मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता है बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है। 70 का आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर, बीड़ा उठाने से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? 71 में जवाब देना है। तो बीड़ा उठाने मुहावरे का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प करना। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है दृढ़ संकल्प करना, बीड़ा उठाना, है ना। जैसे हमने कहा भगवान राम ने सुग्रीव की रक्षा का बीड़ा उठाया था। तो बीड़ा को उठाया का मतलब तो यही हुआ ना कि दृढ़ संकल्प करना। तो विकल्प नंबर जाएगा यहाँ पर ए नंबर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी इनामा राशि है, प्रश्न में आ गया है मनोज का पीसीएम में चयन हो गया, है ना। पीसीएम में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाने का अर्थ क्या होगा? तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गढ़ जीत जाने का मतलब तो यही होता है ना कि कठिन कार्य किया होगा तभी तो गढ़ जीत लिया। बिना कठिन कार्य कुछ मिलता है? नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आंसर आपका लगाएंगे यहाँ पर विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। तो डी नंबर वाला क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट करते रहिए, बराबर जवाब देते रहिए, है ना। उससे देखिए तैयारी जो है आपकी और बेहतर पता चलेगी। 73 नंबर देखिए, आप काका काका पढ़ते हैं ना, तो लास्ट में पांचवा अक्षर अंगा आता है। चा वाले में इया आता है, टा वाले में अड़ा, ता वाले में ना, पा वाले में। तो पूछा गया ये कौन भैया, ये कौन से व्यंजन है? तो कितनी बार बताया है? कम से कम 1000 बार बताया है। अनुनासिक व्यंजन होते हैं ये, अनुनासिक कहलाते हैं ना। पंचम जो अक्षर होते हैं अनुनासिक होते हैं, ठीक है ना। तो बस हो गया, यहाँ पर आंसर आपका होगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर आपसे पूछा गया है वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो वह आया और मैं चला गया, यहाँ पर आपका जो होगा अव्यय जो होगा, यहाँ पर होगा समुच्चय बोधक अवयव। कौन सा होगा? समुच्चय बोधक अवयव होगा। अब आप कहेंगे सर जी समुच्चय बोधक अवयव क्या होगा? देखिए जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को अगर जोड़ देते हैं ना, तो उन्हीं को हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। याद रहेगा, जो शब्द दो शब्दों, जो शब्द दो शब्द, वाक्य और वाक्यांशों को जोड़ देते हैं उन्हीं को हम समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त और प्रयुक्त शब्द जो होता है ना, शब्द समुच्चय बोधक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सी नंबर। देखिए लिखा नहीं ना, वह आया और मैं चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वह आया मैं चला गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? अब देखिए यहाँ पर कालवाचक की बात हो रही है, तो काल का मतलब टाइम से संबंधित होगा, आज कल परसों या टाइम से संबंधित होता है ना। तो बस सिंपल है, आप देखिए यहाँ पर आज लिखा हुआ है ना, इसी को कर दीजिए, आपका आंसर सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आज बरसात होगी, आज हमने कहा भाई बरसात होगी, हालांकि कल आंधी तूफान आया तो वो अलग बात है। तो आज बरसात होगी, इसका मतलब यहाँ पर हम काल की बात कर रहे हैं ना, काल टाइम की, तो विकल्प आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। अशुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है इसमें। देखिए इसमें कम से कम 3 तो शुद्ध हैं, ठीक है ना, एक अशुद्ध है। तो श्रीमती गांधी
श्रीमती इंदिरा गांधी, सॉरी इंदिरा गांधी नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप समझ जाइए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है। आपने देखा होगा ये जो एबीसी लिखे हुए हैं ना, ये तीनों के तीनों सही लिखे हुए हैं, शुद्ध हैं। अब आपको नजर लास्ट वाला बचा ना, इसी को कंफर्म कर दीजिए, यही आपका अशुद्ध है। कैसे? देखिए, वहां भारी भीड़ थी, ये वक्त आपको कैसा लग रहा है? वहां भारी भीड़, भारी कहाँ, बहुत भीड़ थी, यहाँ होना चाहिए था बहुत भीड़ थी, इसलिए यही आपका क्या है, अशुद्ध है। भारी थोड़ा होता है, कोई वजन थोड़ा है कि भारी है कि कम है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर मिश्र वाक्य चयन करना है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताना है। प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है, ठीक है। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। और आगे लिखा हुआ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। मिश्र वाक्य की बात हो रही है। अब मिश्र वाक्य आप कहेंगे मिश्र वाक्य क्या होता है, तो मिश्र वाक्य समझ लीजिए क्या होता है। देखो, मिश्र वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अगर उपवाक्य है तो उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर जो मिश्र वाक्य होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, यानी जो परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। इसी में आपका वो क्या है, मिश्र कर दिया गया है, तो मिश्रित वाक्य होगा। विकल्प नंबर सी वाला आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए उपसर्ग और प्रत्यय, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके सारे टॉपिक के क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, उससे आपका बढ़िया से रिवीजन आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग सहित उपसर्ग रहित शब्द है, मतलब उस उपसर्ग रहित आपको बताना है 78 का, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। अगर हम आपसे कहें संयोग, तो संयोग में अगर उपसर्ग की बात करेंगे तो आप कहेंगे सम होगा। हमने कहा बिल्कुल बात सही है। हमने कहा बताइए विदेश शब्द में क्या होगा, तो आप कहेंगे उपसर्ग जो शब्द के पहले लगे होते हैं ना वही तो होता है, प्रत्यय पीछे लगे होते हैं। कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब हमने कहा बताइए अत्यधिक का क्या होगा, तो आप कहेंगे अत्यधिक का अति होगा। हमने कहा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया है। अब कहेंगे तीन तो हो चुके हैं, सुरेश का बताइए, सुरेश को तो कहेंगे ये तो इसमें उपसर्ग नहीं है, तो यही आपका क्या है, उपसर्ग रहित है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो 79 नंबर पूछा गया है, गर्व शून्य शब्द में समास है, गर्व शून्य है ना, ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है, गर्व शून्य शब्द में समास कौन सा है, 79। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, है ना, यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे ना, तो आपका आएगा गर्व से शून्य, क्या आएगा, गर्व से शून्य, ठीक है ना, ये समास विग्रह आपका होगा, गर्व से शून्य। तो अब इसमें तत्पुरुष तो है, अब तत्पुरुष में कौन सा है, कर्म वाला है, करण वाला है ना, संप्रदान वाला है, ये चीज आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर से का लोप आया है, तो से का मतलब यहाँ पर अपादान होता है, अपादान तत्पुरुष होगा। विकल्प नंबर डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। सब्ज, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है सब्ज बाग दिखाना, ठीक है ना, सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना क्या होगा। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं, आपके प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना, विवेक खो देना या होश उड़ जाना। तो सब्ज बाग दिखाने का मतलब होता है लालच देकर बहकाना, ठीक है ना, लालच देकर बहकाना। विकल्प आपका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। देखो इसमें से आपको सही वाला बताना है, 81 नंबर में क्या होगा। तो अगर हम विकल्प की नजर डालते हैं, अधिकांश ये तो सही है, अनुदित ये तो बाकी आपके सही लग रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बताना है कौन सा सही है, अच्छा सही वाला बताना है, ये अधिकांश तो गलत है, अधि प्लस कांश लिखा है, अधिकांश ये नहीं होगा, और अनुदित भी नहीं होगा, त्रिपुरी प्राणायाम, ठीक है, सही वाला बताना है। तो इसमें सही वाला आपका क्या होगा, त्रिपुरारी, ठीक है ना। त्रिपुरारी का संधि विच्छेद क्या होता है, त्रिपुरारी का होगा त्रिपुर प्लस अरि, और यहाँ पर दीर्घ संधि होगा, ठीक है ना, दीर्घ वाला होगा, ठीक ठीक, दीर्घ स्वर संधि होगी। तो यहाँ पर देखो इसका जो संधि विच्छेद करेंगे ना, तो क्या आएगा आपका, त्रिपुरारी आएगा, क्या आएगा, त्रिपुरारी आएगा, ठीक है ना, त्रिपुरारी, ठीक है ना, त्रिपुरारी होगा ये वाला। तो इसका मतलब विकल्प आपका डी वाला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। पंचानन में कौन सा समास है, 82 नंबर में जवाब देना है। तो पंचानन तो समझते ही होंगे, ये तो बहुत आसान है, कई बार पूछा गया है। पांच है आनंद जिसके, है ना, पांच है आनंद जिसके, यानी शंकर या सिंह, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्या होगा, बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि समास में याद रखिए कोई इसमें पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है ना, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पंचानन बिल्कुल सही है, विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। 3 13 करने का अर्थ बताइए क्या होगा। 3 13 करने मुहावरे का अर्थ होता है
तीन तेरह करना, कहते हैं ना भैया तीन तेरह कर पृथकता की बात करना, यानी पृथकता की बात करना, पृथकता की बात करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तीन तेरह का मतलब होता है पृथकता की बात करना। जैसे एग्जाम्पल में हमने कहा कि राम जी की जो वानर सेना को देखकर जो राक्षस सेना थी ना, वो आपकी क्या हो गई, तीन तेरह हो गई, ठीक है ना। तो पृथकता की बात करना, तीन तेरह करना का मतलब यही होता है, ठीक है ना। ए नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर पूछा गया है हसुए के ब्याह में, हसुए हसिया नहीं होता, हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का क्या अर्थ है। तो देखिए हसुए के ब्याह में खुरपे गीत कहावत का मतलब होता है असंगत बातें करना। इसका मतलब क्या होता है, असंगत बातें करना। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद बताना है। देव अर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है ना। देव अर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। देवी अर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा, 85 नंबर का। चलिए कमेंट करिए, सभी लोग करते रहिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जब ई और बड़ी ई भी जाती है ऊ बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पर रा होगा और यहाँ पर आपका होगा अर्पण, और देवी प्लस अर्पण होगा, ठीक है ना। देवी प्लस अर्पण यानी देवार्पण होगा। तो देवी प्लस अर्पण कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर आपका बी, बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपका राइट आंसर है बी नंबर वाला। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय मतलब पीछे लगे होते हैं ना। तो पुस्तकीय, अब या में बहुत लोग सोचेंगे कहो ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं कि ये, है ना। तो पुस्तकीय में जो आपका आंसर सही होगा यहाँ पर आपका ई होगा, है ना। ई वाला बिल्कुल सही होगा। ये प्रत्यय इसका सही क्या होगा, पुस्तकीय का ई वाला, ठीक है ना, ई होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए 87 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताना है, ठीक है ना। 87 में देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताना है। तो यहाँ पर आपका स्वतंत्रता में आपका रेखांकित है, ठीक है ना। स्वतंत्रता में आपका क्या है, रेखांकित है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर देखो जब क्या होता है ना, जब शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष दशा वह भाव का पता चलता है तो उसे हम भाववाचक क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है ना, तो भाववाचक इसमें निकल रहा है, तो संज्ञा आपका भाववाचक होगा। विकल्प नंबर आपका भी होगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। देखो मुझे जो है ना, ये उत्तम पुरुष कैसा है, उत्तम उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तम, देखिए यहाँ पर वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग करके अपने स्वयं के लिए करता है ना, उन्हीं को तो हम उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष में जैसे हमने कहा मैंने, है ना, जैसे हमने कहा मैंने और मेरा, है ना, मैंने मेरा, ये जो हमारे है ना, मुझको, ये सब हमारे उत्तम पुरुष हैं। कैसे हैं? उत्तम पुरुष हैं। तो आंसर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अभ्यास का विशेषण रूप बताना है। 89 का अभ्यास का विशेषण रूप क्या होता है, अभ्यास का विशेषण रूप होगा आपका अभ्यासी, ठीक है ना, अभ्यासी होगा। विकल्प आपका यहाँ पर जाएगा बी नंबर के साथ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अभ्यास का मतलब अभ्यास, विशेषण अभ्यासी होगा, ठीक है ना। अभ्यास में प्रत्यय अगर हम पूछ लेते हैं, यहाँ प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पर अभ्यासी में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, तो अभ्यासी यानी ई, यानी प्रत्यय अगर हम पूछेंगे तो आप प्रत्यय क्या बताएंगे, ई, ठीक है ना, बड़ी ई। आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर लिखा हुआ है मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है। तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर जो बनाई गई क्रिया धातुएं होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, साधित सकर्मक धातु कहते हैं, ठीक है ना। इसमें कर्म नहीं होता, अकर्मक, कर्म के साथ सकर्मक, तो ये जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका सी होगा, साधित सकर्मक धातु। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। देखिए 91 में जवाब देना है। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है, तो 91 का जवाब किसका होगा, ये आपकी ये रसकान की है, ठीक है ना। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपका हो जाएगा रसकान। 91 का आपका ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थी नहीं है। तो देखिए अली शब्द का अनेकार्थी इनमें से नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है ना, यहाँ पर रूपसी, है ना,
रूपसी जो होगा ये आपका अली शब्द का अनिकार्थी नहीं है, बाकी आपके सब हैं, सखी है, भ्रमर है, बिच्छू है। बाकी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर वाला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रूपसी का मतलब होता है रूपवती स्त्री। रूपसी का मतलब क्या होता है? रूपवती स्त्री। क्या होता है? रूपवती स्त्री होता है, ठीक है ना, रूपवती स्त्री होता है। अब देखो यहाँ पर आपसे बताना है, ता था दा था सा आदि का उच्चारण स्थान है, तालव्य है, दंत है, मूर्धन्य है या दंतोष्ठ है। तो 93 के देखिए जवाब देना है, तो ता था दा धा सा, है ना, इनका उच्चारण स्थान याद रखिए कौन सा? दंत है, ठीक है ना, दंत में आएगा। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर वाला बिल्कुल सही होगा। अब देखिए दंत होता क्या है? दंत वे ध्वनियां होती हैं जिनमें जीभ जो होती है ना दांतों के पिछले भाग को क्या करती है? छूती है, ठीक है ना। तो दंत में विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर वाला बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होगा? बताइए, पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है कौन सा शब्द है? 94 में बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हाथी, दही और पानी, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो नदी शब्द है ना, नदी शब्द जो है ये आपका स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर नदी, तो यही आपका प्रयोग नहीं होगा, बस हो गया। बाकी सब तो पुल्लिंग है ना। ये हाथी हो गया, दही हो गया, पानी, ये सब के सब आपके किसमें है? पुल्लिंग में। ये सब के सब आपके क्या है? पुल्लिंग में, ठीक है ना, ये आपके सब पुल्लिंग में। यही आपका नहीं होगा, नदी स्त्रीलिंग में आता है। सप्त प्लस ऋषि, इससे बनी संधि क्या होगी? तो सप्त प्लस ऋषि से सप्तऋषि ऋषि होगा, है ना। तो सप्तऋषि संधि विच्छेद करेंगे तो आपका क्या आएगा? सप्तऋषि आएगा ना, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सप्त ऋषि, ये आपकी संधि विच्छेद आ गई। अब हमने आपसे कहा कि संधि कौन सी है, तो देखिए आ प्लस आपका क्या है यहाँ पे? आ प्लस आपका री है, ठीक है ना, तो ये आपका अर ऐसे बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सप्तऋषि रा निकाल आता है ना, इसमें रा बनता है, तो ये आपका क्या है? ये आपका हो जाएगा गुण संधि है, ठीक है ना। कौन सी है? गुण संधि है। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। जब देखिए ये आपका ऋषि वाला है ना, तो रा हो जाता है, बस इतना याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, किसे लिखा जाता है? तो याद रखिएगा बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र जो लिखा जाता है अपने जिलाधिकारी लिखेंगे। जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ठेले पर हिमालय, ये देखिए प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? तो एक बार देखिए फिर से बता दे रहे हैं, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? तो ये जो आपका है ना डॉक्टर धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित, ठीक है ना, ये आपका यात्रा यात्रा वृतांत, ठीक है ना, यात्रा वृतांत की है। तो विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, डी नंबर। तो याद रहेगा ना, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है। किस विधा की है? यात्रा वृतांत। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप का कवि इनमें से कौन सा नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर सूरदास की बात करते हैं, कुंभन दास की बात करते हैं, नंददास की बात करते हैं, ये तीनों के तीनों कवि आपके कैसे हैं? अष्टछाप के हैं। लेकिन जो रैदास है ना ये आपके नहीं है। तो पूछा गया इनमें से कौन सा नहीं है, तो रैदास हो जाएगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में अपादान कारक है? देखिए यहाँ पर अपादान कारक बताना है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर आपके राम ने रावण को तीर से मारा, ठीक है भैया। मोहन से अब नहीं गाया जाता, मोहन से अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती है ना। तो अपादान देखिए क्या है यहाँ पर आपका होगा किसी वस्तु से अलग होना, ठीक है ना। तो हिमालय से जब गंगा निकलेगी तो अलग तो हो ही रही है, तो बस हो गया। तो आपका विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 99 का सी नंबर। गलती से भी मोहन से अब नहीं गाया जाता इसको मत लिखिएगा, क्योंकि इसमें भी से लगा है, इसमें भी से लगा है, तो इसमें कंफ्यूजन होता है, ये तो आपका किसी हालत में नहीं होगा। तो हिमालय से गंगा निकलती है, अपादान मतलब किसी वस्तु का अलग होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपादानक होगा, अपादान कारक होगा, अपादान कारक का चिन्ह से होता है। बाकी इस इन चक्कर मत पड़िएगा बी और डी में, नहीं तो गलत कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? यहाँ पर देखिए 100 नंबर में बताना है ना, शुद्ध वर्तनी बताना है। तो आंगन, 25, ईर्ष्या, मुश्किल, है ना। अशुद्ध वर्तनी बताना है। देखो मुश्किल तो सही लिखा हुआ है, लास्ट प्रश्न है आपका ये, मुश्किल तो आपका सही लिखा हुआ है, 25 भी सही लिखा हुआ है ये भी। अशुद्ध आपका आंगन, आंगन में आपका बिंदी नहीं चांद बिंदी लगाते हैं ना ऐसे, ये आपका आंगन होता है। आंगन आपका इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर आंसर आपका सही होगा ए नंबर, ठीक है ना, ए नंबर अशुद्ध है। तो चलिए आपके 50 प्रश्न सही हो गए हैं, 50 मतलब प्रश्न करा दिए हैं। अब 50 में देखिए आप चेक करिए, अपना डेली एनालिसिस करिए, हमारा काम है पढ़ाना, खुद चेक करिए 50 में से कितने प्रश्न